तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। पहाड़, पहाड़ी चट्टानों और इंसानों के बीच जंग जारी है पिछले 17 दिनों से। इन 17 दिनों में न मालूम कितनी ही बार उम्मीदें जगी, फिर उम्मीदों ने दम तोड़ा। वो इसलिए कि उत्तरकाशी के एक सुरंग में, सुरंग के मुंह से लगभग 60 मीटर अंदर 41 मजदूर और उनकी जिंदगी फंसी हुई है। और पिछले 17 दिनों से ये सभी अंदर हैं। ये क्यों फंसे, ये सुरंग क्या है और आखिर 17 दिन क्यों लगे, इस दौरान में दुनिया भर के तमाम एक्सपर्ट्स से बात की गई। बहुत सारे एक्सपर्ट्स तो मौके पर पहुंचे, अमेरिकी मशीन तक को इंस्टॉल किया गया, लेकिन कामयाबी क्यों नहीं मिली। और ये सुरंग बन क्यों रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है। तो ये सारी चीज़ें और ये 17 दिन कैसे बीते, पूरी कहानी। बीच में मैंने ये सोचा था कि पहले कभी सुनाऊंगा, लेकिन मौका ही नहीं मिला, इधर साहित्य तक था। तो पूरी कहानी आपके सामने है। बात 2016 की है। 17 में उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव होना था। उस वक्त वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, हरीश रावत मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ चुनावी रैली में पहुँचे और उससे पहले ही 2016 में उन्होंने ऐलान किया कि उनकी सरकार उत्तराखंड को चूंकि देवभूमि भी कहते हैं, तो एक ऐसी सड़क बनाएगी जो 4 धाम है उत्तराखंड में, उन चारों को एक दूसरे से जोड़ेगी। और न सिर्फ जोड़ेगी बल्कि जो दूरियां हैं वो भी कम होगी। अभी कई ऐसी चीज़ होती है कि मौसम ख़राब है, जैसे आप देखें केदारनाथ या बाकी, तो उसके द्वार कपाट सब बंद हो जाते हैं, तो एक ख़ास मौसम में आप दर्शन के लिए नहीं जा सकते हैं। लेकिन सरकार की योजना ये थी कि वहाँ तक जाने के लिए मौसम पर आप डिपेंडेंट ना हो, बल्कि ऑल वेदर जो है उसमें आप कभी भी जा सकते हैं और सेफ एंड सुरक्षित। तो उसके लिए पहाड़ी रास्ता आप लोगों ने बहुत सारे ट्रैवल किया होगा, बड़े ख़तरनाक होते हैं, आड़े तिरछे मोड़ होते हैं, पतली सड़क होती है। तो सरकार का ये था कि सड़कों को चौड़ी की जाए, 2 लाइन सड़क बनाई जाए और बीच में दूरियां कम करने के लिए बहुत सारे ऐसे पहाड़ आएंगे, उसके अंदर टनल बनाया जाए, सुरंग बनाया जाए। सुरंग बनाना कोई नई चीज़ तो है नहीं, तो उससे भी जो है वहाँ तक आसानी से और कम वक्त में पहुँचा जा सकता है। तो इसी को, और ये आइडिया कब आया था, 2013 में, याद आपको, जब एक उत्तराखंड में एक त्रासदी आई थी, कुदरती आपदा, जिसमें केदारनाथ को भी बड़ा नुकसान पहुँचा था। तो उसी के बाद ये पहली बार ख्याल आया था कि एक ऐसा सड़क का जाल हो जो वहाँ तक बिछाया जा सके। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वहाँ से एक जगह इलाका है उत्तराखंड में ऐसा जहाँ से इंडिया और चाइना का बॉर्डर भी लगता है। तो चीन कभी भी अपने बॉर्डर के इर्द गिर्द हाईवे बनाने या कोई बनाता है तो उस पर उंगली उठाता है। लेकिन फिर भी सरकार ने कहा कि नहीं, हम बनाएंगे। और इसी के बाद नेशनल हाईवे का ये प्रोजेक्ट 2017 में शुरू हुआ और ये था कि 2024 में ये बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन फिर बीच में बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उनका कहना था कि पहाड़ों को इस तरह से काटना, जंगलों को बर्बाद करना, उससे उत्तराखंड में बहुत नुकसान हो रहा है। भूस्खलन यानी कि लैंड स्लाइडिंग और बाकी चीज़ें होंगी। और ये कई बार हुआ है। जो तबाही आती है, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि इतने पहाड़ों को काटा जा रहा है, जंगलों को निपटाया जा रहा है, उससे भी ये बहुत सारी तबाही आ रही है। तो कायदे से केदारनाथ के बाद ही सरकार को यह ख्याल आया था कि अगर ऐसे हादसे होते हैं तो फिर क्या किया जाए। और उसी के बाद ये पूरा प्रोजेक्ट भी एक तरह से कहें तो सामने आया। ये तय हुआ कि ये 4 जो धाम हैं उत्तराखंड के अंदर, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन चारों को ये सड़क जोड़ेगा एक दूसरे से। अराउंड 889 किलोमीटर, बल्कि 989 किलोमीटर की ये पूरी दूरी थी जिस पर सड़क बना रहा था। इसमें 2 लेन हाईवे। बजट करीब 12,000 करोड़ रुपए उस वक्त रखा गया था। अब थोड़ा बढ़ गया क्योंकि बीच में सुप्रीम कोर्ट ने फिर रोक लगा दी, बनना रुक गया था। अब शायद उसके बाद फिर तेज़ी आई और इसमें से कहते हैं कि 70% से ज़्यादा काम हो चुका है। कई सड़कों पे तो अब रंगाई पुताई का भी काम चल रहा है। तो ये मेन था, 4 धाम को जोड़ने के लिए एक नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, और जो करीब करीब 989, मतलब ये समझ लीजिए कि करीब 9 बल्कि 889 900 किलोमीटर
लंबी सड़क हाईवे के तौर पर बनाई जानी थी। काम चालू था, सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी 12 दिसंबर, दिवाली का दिन, सुबह का वक्त करीब 4 साढ़े 4 बजे थे। 24 आवर्स काम चलता है अलग अलग शिफ्ट में जब ये नेशनल हाईवे और सुरंग, एक सुरंग, एक बीच में से नेशनल हाईवे के एक पहाड़, और उस पहाड़ से अगर आप रास्ता निकालें तो बहुत लंबा, और वो करीब आपको दूरी तय करने में कहते हैं कि मतलब 2-4 घंटे लगेंगे। अगर ये सुरंग बन जाता है तो इससे आप मुश्किल से 5 या 10 मिनट में आप निकल सकते हैं। तो ये उत्तरकाशी का जो डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के पास एक इलाका है, उसका नाम है सिलक्यारा। इसी सिलक्यारा में एक पहाड़ी में ये सुरंग बनाई जा रही थी। इस सुरंग के बनते ही ये होता कि जो सफ़र 2 घंटे में होना था वो 5 से 10 मिनट में पूरा हो जाता। खुदाई चल रही थी, सिलक्यारा की तरफ से इस सुरंग का मुंह खोला गया और वहाँ खुदाई चालू। करीब 60 मीटर अंदर खुदाई हो चुकी थी। 4.5 किलोमीटर लंबी यह सुरंग बननी थी, 4.5 किलोमीटर, जो सिलक्यारा से शुरू होती है और अगले एक टाडर है या टेडरी करके कोई गांव है, वहाँ पर जाकर ये खुलती है और फिर नेशनल हाईवे कंटिन्यू रहता। तो 12 दिसंबर तमाम त्यौहार भुलाकर भी तमाम मजदूर इस काम पे लगे हुए थे सुरंग बनाने में, और इसमें बहुत सारे जो ज़्यादातर मजदूर थे बिहार के, यूपी के, उड़ीसा के, झारखंड के, वेस्ट बंगाल के, आपके उत्तराखंड के भी, हरियाणा के, तो राजस्थान के, अलग अलग इलाकों के सारे मजदूर वहाँ काम कर रहे थे। सुबह के करीब 4 बजे थे, 12 नवंबर की बात, दिवाली की सुबह। अचानक इस सिलक्यारा सुरंग के 60 मीटर के अंदर खुदाई चल रही थी और कुछ उससे बाकी लेंटर वेंटर पड़ रहा था ऐसे ऊपर शेप में, ताकि पहाड़ के उस जो गिरता है उसको रोका जा सके। तभी अचानक 60 मीटर दूर एक हिस्सा सुरंग का भर कर नीचे गिर पड़ा, जहाँ पे कटाई और ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो जब वो गिरा तो वो इस तरह से गिरा कि सिलक्यारा का जो सुरंग का मुहाना है, जो मुंह है, उस तरफ आकर गिर गया। अब ये हुआ कि इधर रास्ता बंद, जहाँ से आप अंदर बाहर आ रहे थे, उधर अभी जहाँ पे ये खुलना था, टेडर ही है, मैं एग्जैक्ट याद नहीं है वो गाँव, उधर का तो अभी काम ही पूरा नहीं हुआ था, तो वो ब्लॉक था। तो अब जो अंदर उस वक्त काम कर रहे थे 12 नवंबर को, वो थे 41 मजदूर। जब भरभरा कर ये गिरा तो वो सारा रास्ता ब्लॉक, अब उसमें चट्टानें भी थीं, बाकी चीज़ें भी थी, लेकिन इधर बहुत सारी जगह खाली थी, तो मजदूर पीछे हट गए। लेकिन अब वो सिलक्यारा से बाहर निकले कैसे, क्योंकि मुंह तो बंद हो गया। और यही 12 नवंबर को हुआ। अब उसके बाद से ये मजदूर उसी के अंदर फंसे रहे। इस दौरान में जब ये गिरा तो बाहर के लोगों को ही पता चला कि मजदूर बाहर आ जा रहे थे और 60 मीटर की बात थी। तब बाहर के लोगों ने देखा कि आवाज़ आई कुछ गिरने की। जब वो भाग कर अंदर गए तो उन्होंने देखा कि ये तो पूरा मंजर ही बदल गया है। वो सुरंग का एक हिस्सा ही बंद और दूसरी तरफ मजदूर, और मजदूर जिधर बंद है उसके आगे कुछ नहीं, वो भी एक डेड एंड। बाहर तक खबर फैली, पैनिक मच गया। फ़ौरन बड़े बड़े तमाम जो अथॉरिटी के लोग थे उन तक, फिर सरकारों तक ये बात पहुंची। अब एक साथ 41 मजदूरों की ज़िंदगी का सवाल था। तो पहले तो ये लगा कि अंदाज़ा लगाएं कितना है, निकाल लेंगे मलबा हटाकर। लेकिन जब सारी कवायद शुरू हुई तो पता चला कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि सबसे ख़तरा ये था कि बाकी जो अपने देश में अलग अलग पहाड़ हैं, वो पहाड़ बड़े मजबूत होते हैं, और जो हिमालय के इर्द गिर्द के पहाड़ हैं वो बड़े नाजुक होते हैं। उनमें अगर आप छेड़छाड़ करते हैं तो वो पूरी तरह से कभी भी गिर जाते हैं। अब यहाँ पे वो वही पहाड़ है जो नाजुक है। अगर आप उस पर ज़्यादा हैवी मशीन चलाते हैं, आप उस पर ज़्यादा चोट पहुँचाते हैं, तो फिर वो कभी भी गिर सकता है। इसलिए आप देखते होंगे कि उत्तराखंड में लैंडस्लाइडिंग बहुत होती है। तो अब ये था कि क्या किया जाए। अब अगर और लैंडस्लाइडिंग हो वहाँ पर, मजदूर जहाँ पे हैं वो तो ठीक है, कुछ हिस्सा बचा हुआ है, तो फिर मजदूरों की जान खतरे में, क्योंकि वो ना दब जाए मलबे में। अब एक एक करके सारी चीज़ें हुई, सही तस्वीरें ली गई। तो फिर
ड्रोन के ज़रिए मैपिंग भी हुई कि कितनी मोटी परतें हैं, क्या हैं। अब इसमें जितने भी इस तरह के एक्सपर्ट्स थे जो टनल और इस तरह के पहाड़ों में फंस जाते हैं, उन एक्सपर्ट से कांटेक्ट किया गया। तो उसमें नॉर्वे से लेके, यूएस से लेके, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कहाँ कहाँ जिन्होंने काम किया, जो हाल में कुछ वक्त पहले थाईलैंड में हुआ था, उनसे, सारे लोगों से। अब इधर दिन बीत रहे हैं, 12 नवंबर को ये हुआ। अच्छा, मजदूर जब सुरंग के अंदर जाते हैं काम करने के लिए तो वो अपने साथ कुछ खाना पानी लेकर जाते हैं। उसकी एक वजह ये है कि उन्हें फिर पता है कि काफ़ी देर के बाद निकलना है। दूसरा, उन्हें ये भी ट्रेनिंग दी जाती है कि कुछ हादसा हो जाए, अगर मान लो फंस गए तो इतना आपके पास खाना पानी होना चाहिए कि 2-4 दिन निकाल लो। तो शुक्र है कि उस वक्त उनके पास कुछ था। अब वो चले गए इधर, अब लेकिन दिन बीत रहा है। अब दिन बीत रहा है, ये भी पता है कि यार खाना पानी नहीं है, दूसरा हवा भी जा रही है कि नहीं, ऑक्सीजन का भी पता नहीं। अब यहाँ से बेचैनी शुरू हुई। इसके बाद जब सारे तरीके नाकाम हुए तो फिर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, उनसे बातचीत शुरू हुई। अब सबसे इधर ये था कि मजदूर सही सलामत हैं कि नहीं। तो किसी तरह जब एक मिस्टर डिक आए, जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, उन्होंने अंदर कांटेक्ट कायम किया। और जब कांटेक्ट कायम किया तो फिर कैमरा भेजा अंदर। कैमरा जब भेजा तो उसके थ्रू मजदूरों के हाल पता चला कि 41 सही सलामत है। 12 नवंबर को वो फंसे थे और पहली बार 20 नवंबर को उन मजदूरों के लिए एक छोटे से पाइप के रास्ते वो जगह बनाई गई और उसके थ्रू उनको खाना, पानी, दवाएं, ये सारी भेजी गई, क्योंकि उसमें से कुछ की तबीयत बिगड़ रही थी। तो सोचिए कि 8 दिन बीत गए। 8 दिन में पता नहीं उन बेचारों के पास 2-4 दिन के अलावा और खाना, मतलब कई दिन तक उनके पास ना खाना है ना पानी है, और अंधेरा, धूप पहुंच नहीं रही है, गुप अंधेरा है, ज़िंदगी में भी अंधेरा छाया हुआ है, उम्मीद कुछ दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन फिर जब कांटेक्ट पहुंचा, फिर उनके पास संचार माध्यम जो कम्युनिकेशन का, तो उससे उनकी बातचीत हुई। तब उन्हें पहली बार हौसला मिला कि चलो बाहर की दुनिया से मेरा कांटेक्ट हो गया है, अब बचा लेंगे। और उनको बताया गया, खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने बात की। अब मजदूरों को भी लगा कि चलो बड़े बड़े लोग हैं। पहले ये होता कि चलो कंपनी के लोग हैं यार, क्या दिलचस्पी लेंगे। लेकिन जब मजदूरों को पता चला कि पूरे देश को पता है कि आप अंदर और हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको हिम्मत मिली। अब लेकिन इसके बाद क्या, तो फिर अमेरिका से एक ऑगर मशीन है, वो पूरा पहुंचा, उसको असेंबल किया गया। ये घूमता हुआ वो है जो पहाड़ों में सुराख करता है, और इसमें तेज़ ब्लेड होते हैं। उसी ब्लेड के ज़रिए वो पहाड़ों और चट्टानों को काटता है। लेकिन वो वहाँ तक गए, लेकिन बार बार उसका ब्लेड टूट जाए, क्योंकि कई चीज़ें बीच में आ जाती थी। जो सुरंग बन रही थी उसमें स्टील और बाकी लेंटर पड़े हुए थे, वो भी उसमें रुकावट डालते थे। तो उससे भी कुछ नहीं हुआ। 6 अलग अलग तरीके अपनाए गए इन 17 दिनों में बाहर निकालने के लिए। पहले ड्रिल करके 900 mm का एक पाइप पहुंचाया गया अंदर, ताकि छोटी सुरंग बनाकर, जिससे कि मज़दूरों तक ऑक्सीजन के वो और खाना पानी, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जा सके, कोई भारी भरकम चीज़ नहीं जा सके। तो 900 मिलीमीटर आप समझ सकते हैं कितना बड़ा होगा। तो वो काम हुआ उनको बचाने के लिए। अब पहाड़ में ऊपर से ड्रिल करने और सुराख करके नीचे जाने की फिर प्लानिंग हुई, ताकि वहाँ से जाएं। लेकिन उसमें यह भी था कि मलबा नीचे ना गिरे। तो मलबा काट कर अंदर जाने का रास्ता बनाने का आइडिया आया, काम नहीं कर पाया। सुरंग के राइट हैंड साइड से ड्रिल करके सुराख बनाने की कोशिश गई पैरेलल, लेकिन वो भी काम नहीं आया। फिर ऊपर से नीचे की तरफ सुरंग में ड्रिल करने की कोशिश की गई, वो भी बीच में रुक गया। सुरंग के फिर बाईं तरफ से, राइट से तो क्या, लेफ्ट साइड से भी ड्रिल करके अंदर जाने की कोशिश की गई, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। मलबे को कुछ हिस्सा काट कर निकाला गया, लेकिन वहाँ तक मजदूर तक पहुँच नहीं पाए। फिर सुरंग के मुहाने की तरफ से, जहाँ पे वो रास्ता ब्लॉक था, वहाँ से भी कुछ कोशिश की गई, पाइप वाइप डाले गए, लेकिन जहाँ तक पहुँचना था वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। तो ये सारी चीज़ें चलती रही। ऑगर मशीन जब आई, उसने एक काम किया। अच्छा, मजदूर जो फंसे थे सिलक्यारा इसके, वो 60 मीटर दूर था सुरंग के मुहाने से जहाँ से मलबा शुरू होता। तो 60 मीटर के पहाड़ को आप कहें या उसको काटना था उन तक पहुँचने के लिए। ऑगर मशीन दुनिया में कहते हैं कि इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सबसे परफेक्ट मशीन है। 1-2 बार ख़राब हुई, फिर दिल्ली से इंजीनियर गए, उन्होंने ठीक किया। ऑगर मशीन ने अपना काम तो किया। करीब 48 मीटर 48 मीटर उन्होंने काट डाला
सुरंग का हिस्सा बना दिया। अब 12 मीटर की दूरी पर तमाम मजदूर फंसे हुए हैं, लेकिन 48 मीटर के बाद बदकिस्मती से ऑगर मशीन का जो ब्लेड है वो सुरंग के कुछ सख्त चट्टानों या फिर जो सुरंग जितनी तैयार हुई और उसको मलबा ना गिरे रोकने के लिए जो उसमें स्टील के प्लेट, लिंटर ये सारे डाले गए थे, वो मजबूत थे, उनसे टकरा गया और टकरा कर वो टूट गया और कुछ हिस्सा फंस गया। अब उससे आगे आप ऑगर मशीन को ठीक करके जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि उसने मशीन के पुर्जे ने भी रास्ते को ब्लॉक कर दिया। अब जब ये ब्लॉक हुआ तो फिर ये हुआ कि अब क्या। तब जो एक्सपर्ट्स पहुंचे थे उन्होंने कहा कि फिर भी हमारी यही है कि हम क्रिसमस से पहले उनको बाहर निकाल लेंगे। अब क्रिसमस 25 दिसंबर, अभी हम आज बैठे हैं 28 नवंबर में, मतलब 25 तो 27 दिन, 17 दिन तो वैसे ही हो गए, 27 और 17 जोड़ लीजिए तो 27 10 37 और 7 44 दिन हो जाता। अब ऑगर मशीन के ना काम करने के बाद परसों एक मायूसी छा गई, लेकिन अंदर के मजदूरों को ये मैसेज नहीं दिया जा रहा था, देना भी नहीं चाहिए। उनको बताया जा रहा है कि पूरा देश दुआएं प्रार्थनाएं कर रहा है और हम आपको निकालने के लिए सब कुछ कर रहे हैं और हम निकालेंगे। और ये मतलब उनको हौसला देना बहुत ज़रूरी था। और मज़दूरों के पास भी खाना वाना पहुंच रहा था, उनके परिवार से बात कर दी गई तो वो सब खुश थे। लेकिन ये जो हादसा हुआ ये उन्हें नहीं मालूम। अब अचानक ऑगर मशीन ख़राब, अब क्या। सारे रास्ते बंद, 6 तरीके अपना लिए इन 17 दिनों में, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब उस वक्त परेशानी, इधर बारिश भी हो रही है, दूसरा मौसम बिगड़ जाए तो और मुश्किल। तब ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए। अब जितने भी बचाव दल में लगे हुए थे उनके साथ सबसे ज़्यादा मुश्किल यही थी कि वक्त बीत रहा है, मशीन जिस ऑगर मशीन के हम भरोसे थे 48 मीटर तक तो वो काम कर गया, 12 मीटर आखिरी के वो रह गया। 12 मीटर मतलब आप समझ रहे हैं बिग बहुत है। अब ये लगा कि क्या किया जाए, बहुत सोच विचार किया गया। उसके बाद जानते हैं कहाँ लौटा गया, 1920 में। हम बैठे हैं आज 2023 में, मतलब 103 साल पुरानी एक कहानी याद आई और कहा गया कि क्यों ना उसी फार्मूले को अपनाते हैं, क्योंकि तमाम बड़े बड़े दिग्गज, उनके दिमाग, एक्सपर्ट्स, मशीनें लेटेस्ट अत्याधुनिक, वो सारे भी आखिरी मोड़ तक कामयाब नहीं हो पाए। तो कहा गया कि क्यों ना 103 साल पुराना जो पहली बार इस देश में आजमाया था अंग्रेज़ों ने, उसको आजमाया जाए। और वो था चूहों का फार्मूला। ये जो आप सुन रहे हैं लगातार अभी चल रही है सब कुछ, कि कैसे इन मज़दूरों तक पहुंचने के लिए जब सब कुछ हो गया और अब कोई रास्ता बचा नहीं, तो फिर रैट माइनिंग, ये शब्द आपने सुना होगा, मतलब चूहों के ज़रिए खुदाई। अब इसको बड़ा आसान में, मैं एकदम भारी भरकम नहीं, बड़ा आसान बताता हूँ। हुआ ये था कि 1920 में जब अंग्रेज़ देश में थे तो हमारे देश में तो तमाम खनन है, कोयला है, भंडार है। झारखंड में धनबाद में तो वही है। तो ये पता चला कि धनबाद में काफ़ी कोयला है। अब उस वक्त तक के जो लोगों की ट्रेन थी वो तो आ ही चुकी थी, इंजन वाली, जो कोयला से चलती थी। तो अंग्रेज़ों को अब कोयले की ज़रूरत पड़ी। तब गैस वैस ये सब सिलेंडर विलेंडर तो था नहीं। तो उन्होंने कहा कि यार यहाँ तो भंडार है। लेकिन उल्टा ये था उस वक्त कि 1922 में ऐसे ना 1920 में ना ऐसे ऑगर मशीन थे जो काट के ड्रिल करके कोयला बाहर निकाले, न उससे हल्के इतने आधुनिक मशीन थे, जब इतनी तरक्की हुई नहीं थी। न तब ब्लास्ट करके माइनिंग का आइडिया आया था, जो बाद में हुआ कि आप ब्लास्ट करके भी आप पहाड़ों को उड़ा देते हैं, माइनिंग कर लेते हैं। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि एक काम करते हैं, चूहों को आपने देखा होगा अक्सर, और हम सब घर में इसीलिए परेशान रहते हैं। बचपन में मैंने भी बड़ा देखा है, चूहेदानी भी रखा जाता था कि चूहे अगर घर के अंदर घुस गए तो या तो कपड़े कुतर देते थे, या अगर आपके घर कच्चे मट्टी उट्टी का है तो मट्टी में सुराख बना देते थे, होल बना लेते थे अपने हिसाब से, और फिर उसके अंदर रहते थे। और वो होल पता नहीं एक दीवार से दूसरी दीवार पार करके निकल जाते थे। ये चूहों की खासियत थी। वो बैठते थे और अपने दोनों हाथों से और उससे मट्टी कुरेदना शुरू कर देते थे। अब चूहे छोटे हैं तो जाहिर है जितनी उनकी हिम्मत या हौसला था उतने ही करते थे, लेकिन बड़े चूहे घरों में सुराख कर चुके हैं।
तो ये रैट माइनिंग वहीं से शब्द आई है। ये आइडिया चूहों से आया। अंग्रेज़ों ने कहा कि जब चूहे सुराख कर सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं। उन्होंने बिना मशीन के तब ये कहा कि भाई इंसानों को उतारो, तब तो हम गुलाम थे। उन्होंने धनबाद में मज़दूरों को पकड़ा और कहा कि तुम अब छेना और हथौड़ी दे दिया और कहा इससे इसको काटो और तब तक काटते रहो जब तक हम कोयले के पास ना पहुंच जाए। कोयला पहाड़ के अंदर भी होता है, ज़मीन के अंदर भी होता है। तो अब ज़मीन में भी वैसे ही खुदाई उन्होंने छेनी हथौड़ा से करवाना शुरू किया। फिर मलबा वो निकलता और वो घुसते, जब वो पहाड़ों में है तो होल बन जाता, तो मजदूर अंदर चले जाते, फिर वहाँ से कोयला निकाल कर लाते, एक सुराख बनाता, दूसरा कोयला निकालता। ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। फिर अंग्रेज़ चले गए, देश आज़ाद हो गया। लेकिन उसके बावजूद ये वाला जो मंत्र था ये हम भूले नहीं। मेघालय में ऐसे बहुत सारे खान हैं कोयले के, जिसमें यही फार्मूला आज भी अपनाया जाता है। वहाँ मजदूर करते क्या हैं कि वो जाते हैं, जिन जिन का वो खदान है वो उसको छेनी हथौड़ा और बर्तन दे देते हैं, तसला। वो जाते हैं और उससे ठोकते हैं और धीरे धीरे वो होल बनाते जाते हैं। फिर अंदर जाते हैं, अंदर से कोयला उठाते हैं, तसले से कोयला बाहर करते हैं, एक दूसरा बाहर खींचता है और ये काम चलता रहता है। 2018 में ऐसे ही कुछ मज़दूरों की मौत मेघालय में हो गई। वो जब अंदर गए तो अंदर पानी था, फिर कहीं और एक टनल से पानी आ गया, तो ये सारे मज़दूर फंस गए। करीब 1 महीने तक इनको निकालने की कोशिश की गई थी 2018 में, लेकिन वो मज़दूर निकल नहीं पाए, हम सबकी मौत हो गई। इससे पहले भी कुछ ऐसे हादसे हुए। तो 2014 में जो NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हमारे देश की सरकारी संस्था, उसने रैट माइनिंग पर रोक लगा दी। रोक इसलिए मतलब ये कि अब इंसान जो है छेनी हथौड़ा से किसी ऐसी पहाड़ी पर, कोयले के खदानों में, ख़ासतौर पर मेघालय में जाकर वो ये काम नहीं करेगा। उसकी वजह ये बताई गई और वजह अच्छी थी कि ये लोग बड़ा जोखिम लेकर काम करते हैं। कहीं भी सुरंग में उतर जाते हैं, ना इनके पास उस तरह का चश्मा होता है, ना ऑक्सीजन होता है, ना खाने पीने की चीज़ें लेकर जाते हैं। कहीं कुछ धंस गया, कोई स्लाइडिंग हो गया, लैंड स्लाइडिंग, तो ये अंदर ही दब कर रह जाएंगे। तो कई ऐसे हादसे हुए, तो NGT ने, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, हाथों से इस खुदाई की, चूहे की वाली जो तकनीक थी, उस पर रोक लगा दी। अब चोरी छुपे अभी भी चलता है ये बहुत सारी जगहों पे। सरकार ने तो रोक लगा दी, कौन ध्यान देता है। इलीगल जो माइनिंग होती है उसमें लोग ऐसे ही करते हैं, जाते हैं खुद ही से खुदाई शुरू कर देते हैं, कोयला लेकर निकल देते हैं। तो ये चल रहा था। अब इधर क्या हुआ कि सिलक्यारा के इस सुरंग में फंसे मजदूर जब बाहर निकलने के रास्ते बंद, ऑगर मशीन ख़राब, और अब मौसम का भी कुछ पता नहीं, दिन बीतते जा रहे हैं, तो फिर याद आया वही 1920 का अंग्रेज़ों का यह फार्मूला। कहा गया क्यों नहीं इस पे काम करते हैं। हुआ कि तय। झांसी में ऐसे मजदूर थे जो रैट माइनिंग में एक्सपर्ट थे। सबसे पहले पता किया नियरेस्ट कहाँ है। मेघालय में भी बहुत सारे हैं और भी जगह पर, पता चला झांसी में है कुछ। अब झांसी में वो कौन सी खुदाई करते पता नहीं, हो सकता कहीं और करते हो, झांसी में उनका घर हो। लेकिन ऐसे 6 मजदूरों को शॉर्टलिस्ट किया गया, उनको बताया गया, वो तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि वो मजदूर भी हमारे जैसे हैं, कल को हमारे भी काम आएंगे। अब उसके बाद उनको लेकर उत्तरकाशी पहुंचा गया। उत्तरकाशी पहुंचने के बाद वो शुरू से कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने कहा हम निकालेंगे। अब इन 6 मजदूरों को 2 टोलियों में बराबर बांट दिया गया, मतलब 2 टीम। अब करीब 48 मीटर तो काम कर दिया था ऑगर ने, 12 मीटर का बचा था। अब ये रैट माइनिंग वाले अपने मजदूर, उसमें एक्सपर्ट, छेनी हथौड़ा लेकर, वो भी बहुत छोटा और छोटी सी जगह पर। अब हाँ, लेकिन इनको वो चश्मा दिया गया, इनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की चीज़ें दी गई, बाकी सारे जो भी सिक्योरिटी के मेजर थे वो सब कुछ दिया गया। अब लेकिन वो इतनी सी जगह है कि उसमें एक आगे एक ही रह सकता है। तो एक ही मजदूर को हाथ से छेनी हथौड़े से पहाड़ को काटना है, उस दिशा में, उस डायरेक्शन में जिसके पीछे मजदूर फंसे हुए हैं। तो अब एक का काम ये था कि वो आगे जो सबसे रहेगा वो छेनी हथौड़े से पहाड़ को काटना शुरू करेगा, उससे कटिंग में माहिर है वो। उसके पीछे एक दूसरा होगा, वो जो काटता जाएगा। अब जाहिर सी बात काट कर मलबा कहाँ करेगा, वरना तो फिर जाम हो जाएगा। तो काटता जाएगा और वो पहाड़ के कटे हुए उस टुकड़े या मलबे को वो पीछे धकेलता जाएगा। जो पीछे धकेलेगा तो पीछे खड़ा हुआ एक दूसरा रैट माइनिंग का एक्सपर्ट वो उन मलबे को उठाकर तसले में रखेगा, जो बर्तन होता है,
और जब उस तसले में उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये 6 से 7 किलो मलबा इकट्ठा हो गया, इससे ज़्यादा नहीं वन गो में, तो फिर वो पीछे धकेलेगा। उस तसले के साथ एक जंजीर बंधी हुई है, एक तीसरा मजदूर वो पीछे है उसके, अब वो जंजीर से उस तसले को खींचेगा, वो बाहर आएगा, मलबा बाहर फेंकेगा उस सुरंग के कहीं बाहर। तो इसी तरीके से फिर वो एक तोड़ रहा है, मलबा पीछे फेंक रहा है, दूसरा मलबे को तसले में रख रहा है, जैसे उसको अंदाज़ा हो गया 6-7 किलो हो गया तसले के साइज से भी। फिर वो पीछे वाले को देता है, पीछे वाला खींचता है, तसला खाली, फिर तसला अंदर, फिर उधर खुदाई चालू। उसके जब ये टीम थक जाती है तो ये तीनों टीम बाहर आती है। अब इसके बाद दूसरी टीम जाती है, दूसरी टीम भी सेम यही काम करती है। बीच बीच में चूँकि तोड़ने में हाथ को बहुत तकलीफ़ लगती है, तो बीच बीच में ये टीम का ये रोल भी बदल जाता है कि कौन अब कटिंग करेगा, कौन तसला पकड़ेगा, कौन खींचेगा। जिसने पहली बार कटिंग की है वो अब हो सकता है कि पीछे मलबा बटोरे, जो मलबा बटोर रहा था वो हो सकता है कि अब कटिंग करे, जो रस्सी खींच रहा था हो सकता है वो अब आगे आ जाए। तो इस तरीके से इन लोगों का काम बटा हुआ था। तो 12 मीटर का इनको जिम्मेदारी दी गई। और कमाल देखिए कि इन्होंने मतलब पहले कहा था कि 25 दिसंबर तक, कमाल की तेज़ी से काम किया। बड़ी बड़ी मशीनें जो सारे ख़तरा को देखते हुए ये 1-2 मीटर तक मतलब बाकी था, 12 में से करीब 11 मीटर या 10 मीटर तक ये पहुंच भी गए, सिर्फ हाथ से कर करके। तो ये ट्रिक देखिए आप। तो जो बाकी चीज़ें काम नहीं आ पाई, वो बाबा आदम का ये तरीका, मतलब जब इंसान जहाँ पे रुक गया वहाँ चूहों ने हमें रास्ता दिखाया। तो ये था ये पूरा जो इस सिलक्यारा सुरंग के अंदर की जो कहानी। और इस तरह से ये जो इस पूरे ऑपरेशन में बड़े कहते हैं कि आधा दर्जन से ज़्यादा देश के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इस तरह की खुदाई या रेस्क्यू ऑपरेशन के, उन लोगों के संपर्क उनसे किया गया, उनसे सलाह ली गई। उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। कहाँ से अगर आप देखें तो बताने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन अब एक पहाड़ी इलाके पे, पहाड़ पे ले जाकर बड़ी बड़ी आपके मशीनों को इंस्टॉल करना है, ऐसे एक्सपर्ट्स को दुनिया भर से, देश से लाकर इकट्ठा करना है। लेकिन सामने 41 लोगों की ज़िंदगी का सवाल था, तो ये सारी चीज़ें करनी थी। लेकिन हाँ, एक चीज़ कहूँगा कि कुदरत का जो निज़ाम है ना, उससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, एक समाज है हमारा, अपना एक घर है, घरेलू सबकी ज़िंदगी है। वैसे ही जंगलों की अपनी दुनिया है, वैसे ही पहाड़ों की अपनी दुनिया है। तो पहाड़ों के भी सीने पर जब हथौड़ा चलता है तो उनको भी तो दर्द होता होगा। जब जंगलों की सफाई की जाती है तो वो जंगल जिन जानवरों का घर है वो भी तो बेघर होते होंगे। तभी तो कहते हैं एक सिस्टम का बैलेंस इसी में है कि जो ऊपर वाले ने जिसके लिए फिक्स किया वो अपने अपने दायरे में रहे। ये पहाड़, ये नदियाँ, ये झरने, ये जंगल, ये सब हमारे ही लिए हैं। ये अलग अलग मायनों में हमारी मदद करते हैं कि इंसान को जीने में, सांस लेने में। तो एक तरह से हम ऐसा करके उनकी सांसों को घोट रहे हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन कई बार लालच में, कई बार तरक्की के नाम पर, कई बार आगे बढ़ने के नाम पर हम इस तरीके की चीज़ें कर जाते हैं। तो आज की इस कहानी में इतना ही।